बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। दिस इज सुबह से आगे एंड आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको सुबह का सलाम कहते हैं। ये उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा। नहीं भी किया तो परेशान होने की बात नहीं है, हम आ गए हैं, हमारे साथ करें। और हमारे साथ दिन का आगाज़ जब होता है तो क्या होता है इमरान? सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छा दिन का आगाज़ कर दें, लेकिन एक चीज़ आज जो अलग से मुझे फील हो रही है, शायद आपको भी मेरी आवाज़ में फील हो रही हो, आवाज़ों का ख़राब होना। अक्सर हम सोते हैं बड़े अच्छे से, जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी पेन हो रहा होता है, बहुत से लोगों के साथ आजकल हो रहा है, और गला ख़राब हो रहा होता है, और फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हम भागे भागे जाते हैं डेंगू के टेस्ट करवाने, खुदा ना खास्ता कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। तो बहुत से लोगों का डेंगू निकल भी आता है पॉजिटिव, लेकिन बहुत से लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन है। उसके बावजूद आपकी तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है आज। खैर वो तो अंदर है ना बीमारी, बाहर थोड़ी दिखाना थोड़ी है कि हम ठीक है या नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बॉडी पेन वगैरह नहीं है, लेकिन गला ज़रूर मेरा डिस्टर्ब है, और इसकी वजह शायद ये वायरल इन्फेक्शन है। कि आप ये बात मैंने की इसलिए है कि अगर आप आजकल में ख़ास तौर पे लाहौर या कराची में ऑफिस अलग सुबह जाते हैं ना सभी, या स्कूल जाते हैं, प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने। वहाँ पे तो स्मोक का बड़ा फिनोमिनन है आयशा, लाहौर में ख़ास तौर पे, और इस्लामाबाद में भी मेरे में पोल्यूशन तो है, डस्ट तो है यहाँ पे भी। अब टॉप 7-8 सिटीज़ जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, वो पाकिस्तान के शहर हैं और टॉप पर लाहौर है। तो लाहौर वाले ख़ास तौर पर ख्याल रखें, बाकी शहर वाले जो है उनको भी अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें, स्मोक भी है, डेंगू भी है, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, मौसम भी तब्दील हो रहा है, इम्यूनिटी के ऊपर भी आपने काम करना है। किस किस चीज़ से बचे पाकिस्तानी? एक मास्क, इसका हल है एक मास्क सब पे भारी। एक मास्क पहने। वैसे तो बचाना बीमारी से अल्लाह की ज़ात ने है, आपकी एहतियात ने है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ऐसी सेट बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मास्क बहुत एक इफेक्टिव चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ों से किसी के जम्स तो आप नहीं लेते ना, अपने जम्स के साथ तो चले हम माड़ा मोटा लड़ ही लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ऐसा ही है। लेट्स स्टार्ट आवर शो। हम आपको मालूम है हमारा एक फॉर्मेट है और वो बड़ा दिलचस्प है। मैं खुद इनफैक्ट बड़ा एक्साइटेड होता हूँ व्हेन वी फाइनलाइज द स्टोरीज। तो भारत में एक जाली अदालत के नकली जजों के हवाले से हमने बात की, बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी, और हमने सोचा कि ये हमें जरूर शेयर करनी चाहिए। मतलब ये एजाज भी भारत के हिस्से में ही आना था। भारत के हिस्से में है। रियासत गुजरात का शहर है जनाब अहमदाबाद, जहां पर एक जाली अदालत पकड़ी गई है। पुलिस हुकाम ने एक वकील को पकड़ा है जो जनाब जज बनकर कई बरसों से लोगों के केसेस जो है ना उनके फैसले कर रहा था, ये फ्रॉड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ये जाली अदालत जो है अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में काफ़ी अरसे से, मतलब जो प्रॉपर कोर्ट होती है ना इमरान, उसके अंदर ये काम कर रही थी। और इनका नाम जो है ना वकील का मॉरिस क्रिश्चियन है। इन्होंने जाली जज का रूप धार कर मुतनाज़े ज़मीनों से मुताल्लिक मुकदमात जो है ना उसमें भी कई फैसले किए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे लेजेंडरी सिंगर है अबरारुल हक, उन्होंने अपना एक गाने में एक लाइन लिखी थी, नीली कोड़ी वे वकीला तेरी, जब पहली पेशी यार छुट जाए। ये पहली पेशी छोड़ते होंगे सबको, लेकिन बारों बार। तो सबसे पहले तो इंडिया का जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म के फैसले करने वाले लोग क्या रहा है। और ये तो हाईलाइट हो गया, इतना बड़ा इंडिया है तो क्या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जजेस ऐसे फैसले देते रहते होंगे, इसलिए तो बहुत सारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं। वहाँ पर भी एक आईनी तरमीम होनी चाहिए, कानून और इंसाफ से मुताबिक, बड़ी जरूरी है। मुल्क की कोई तरमीम होनी चाहिए बड़ी। खैर, ये अहमदाबाद सिटी सेशन कोर्ट था, इसके जज के पास ये इंकिशाफ एक्चुअली उस वक्त हुआ जब जज के पास पहुंच गया ये मामला, और इसके बाद जो रजिस्ट्रार थे उनके जरिए पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की और इसके बाद जो मोरिस क्रिश्चियन थे उनको गिरफ्तार किया गया। आपको नज़र भी आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो हालिक देसाई रजिस्ट्रार थे उनकी तरफ से ये एप्लीकेशन या शिकायत दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि मुल्जिमान ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो ठाकुर बापूजी छाना जी के नाम पर मुजरिमाना साजिश रचाई है और ख़ुद को सालिस के तौर पर पेश किया है। गर्ज ये कि ये जाली जज थे, फैसले कर रहे थे, निज़ाम इंसाफ पकड़ नहीं पा रहा था, और फिर फाइनली निज़ाम इंसाफ ने इंसाफ के साथ फ्रॉड करने वाले को पकड़ लिया, फाइनली पकड़ लिया। आई होप इसके ऊपर अब बैठकर सोचेंगे भी जो भारत में मौजूद कानून इंसाफ के रखवाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम, और हमने बात कर रही है कुछ सोशल मीडिया की भी। और कल हमने बात की थी कि AI रोबोट्स जो हैं वो पेंटिंग्स बना रहे हैं। अब तो बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है, 3 साल का बच्चा है, ये 3 साल का बच्चा है जिसे नन्ना पिकासो कह रहे हैं, और इसकी धूम है, हर वक्त नई नई पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ रहता है। और इसकी पेंटिंग जो आर्ट गैलरीज हैं या सोशल मीडिया, इस पर हर जगह पसंद की जाती हैं। इसने लॉरेन के नाम से एक पेज बना रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक अकाउंट भी है इसका, 90,000 फॉलोअर्स, 90,000 से ज्यादा। भाई हमसे तो बहुत ही ज्यादा है भाई, आके मॉर्निंग शो कर लो, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। छोटे बच्चे के मद्दाओं ने उन्हें नन्हे पिकासो का टाइटल दे दिया, और बच्चे के वालिदैन ये कहते हैं कि इसकी तकरीबन तमाम पेंटिंग्स जो है ना इमरान वो बिक चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिन्हें वो फरोख्त नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसको पसंद है। और बच्चे का बैंक अकाउंट भी है, 3 साल का बच्चा है, उसका बैंक अकाउंट भी है। बैंक अकाउंट भी है। आई थिंक इतनी आपकी
आमदन होगी ना तो मेरे ख्याल से 1 साल के बच्चे का भी अकाउंट। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्या लॉस अलाउ करते हैं कितने छोटे बच्चे का अकाउंट हो? हमारे यहाँ तो नहीं करते ना, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा फिनोमेनन है ना कि इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब लेकर आए, फिर देखिए वो अपना कैथारसिस भी कर रहा है, कलर्स के साथ खेल भी रहा है। ये बेसिकली वो खेल में पेंटिंग्स बना रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे आपने चूंकि एआई का जिक्र किया तो एक खबर मेरी नजर से गुजरी एआई के हवाले से। गूगल के ऊपर एक केस हो गया, आपको पता? अच्छा, बिकॉज़ देयर वाज अ गाय हु वाज चैटिंग टू एन एआई रोबोट और उसने सुसाइड कर लिया और अब गूगल के ऊपर केस हो गया और गूगल ने प्ली ये ली है कि जिस रोबोट से बात वो कर रहा था, जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुआ टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम इनिशिएटिव, वो हमने बनाया नहीं था। ये आज की खबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे एआई से बातें कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वहां पे अपना कैथारसिस करें, उन पे जरा नजर रखें कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले अपनी इंटेंट शो की थी वैसे सुसाइड की। अच्छा, ये पेरेंट्स के लिए भी बड़ी अहम खबर है क्योंकि उनको देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कर क्या रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा खेल की आपने बात की थी कि खेल में बच्चा पेंटिंग बना रहा है, तो अगली खबर भी खेल के बारे में ही। जिम्बाब्वे से रिकॉर्ड बना, जबरदस्त बना है। जिम्बाब्वे ने T20 की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है और ये गैम्बिया है। I always read it Gambia. I mean, it always confuses me. So it's Gambia. वहाँ के लोग भी ना पाकिस्तान का नाम सही नहीं लेते होंगे। 344 रन बनाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया और सबसे ज्यादा 290 रन से मैच जीता, ये भी रिकॉर्ड बना लिया। मतलब किस्मत की बात है ना, रिकॉर्ड भी आया तो किसके हाथ में, किसकी किस्मत में? जिम्बाब्वे की किस्मत में। पाकिस्तान भी कई रिकॉर्ड्स बनाता है, चाहे वो दूसरी तरफ हो, ऑपोजिट साइड पर हो, बट बनाता जरूर है। 27 छक्के लगे और उसके साथ एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है जिम्बाब्वे ने। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गैम्बिया सिर्फ 54 रन पर ऑल आउट हो गया। सिकंदर रजा की 33 गेंदों पर सेंचुरी, 33 गेंदों पर सेंचुरी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी होती रहती है। अब तो क्रिकेट बहुत तेज हो गया। खैर, जबरदस्त बॉलर्स को उन्होंने धोया। 33 गेंदों पर ऐसी सेट बनी है और 133 रन मजमूई तौर पे उन्होंने बनाए, रुके नहीं है वो सिर्फ 100 के ऊपर। 15 छक्के 7 चौके इस मजमूई टोटल में शामिल हैं और कांग्रेचुलेशन। बड़े काम चुक परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं ना कि हमारी ज़बान में, आई मीन फटे चुक परफॉर्मेंस हुई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने आपको बता दें क्रिकेट लवर्स, दुनिया में क्रिकेट बहुत तेज़ हो रही है और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और आज पाकिस्तान का भी मैच है और पिंडी में आपको याद है ना जब इंग्लैंड पाकिस्तान से खेला था तो कितना तेज खेला था, आज वाला मैच भी पिंडी में, तो आपको हम उस बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, मैच शुरू हो गया? मैच शुरू हो चुका है, 6 रन बना रही है। किसने टॉस जीता है? इंग्लैंड ने टॉस जीता है और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर रहा है, राइट? इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने टॉस जीतकर 6 रन बना लिए हैं। अच्छा, इस चीज का डर था कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग ना शुरू आप हमारी मल्टीटास्किंग को तो सराहें। देखिए, आपसे भी बात करें, आपको स्कोर भी बता रहे हैं। सीरीज 1-1 से बराबर है। बहरहाल आज अगर हम अच्छा आगाज करते हैं इसका, अल्लाह करें हम अच्छा करें, टीम फॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। सीरीज जीतने के लिए हमें प्रॉपर सेगमेंट है हमारे पास। हाँ, हमारा है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी होगी। सो अगर आज का मैच, आई मीन ये 5 रोजा मैच हम जीतते हैं तो फिर हम सीरीज जीत जाएंगे और अगर हम ये नहीं जीतते या बराबर भी करते हैं, नहीं जीतते तो सीरीज हारेंगे, बराबर करते हैं तो सीरीज बराबर हो जाएगी। बराबर ऐसा है। अच्छा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया आपने। नहीं, इजी है। 1-1 से बराबर है, जीत जाएंगे तो सीरीज हमारी, हार जाएंगे तो सीरीज उनकी। भाई चले, उम्मीद है हमारी और बराबर होंगे तो सीरीज भी बराबर। अच्छा खेले और पाकिस्तान को एटलीस्ट ये वाली सीरीज जो है ना वो जीत जानी चाहिए। पिच के ऊपर काफी काम किया गया, इसको बारबेक्यू पिच भी कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर्स लगाकर, पंखे लगाकर सुखाई गई है और उसको बड़ा ड्राई किया गया है। शिनवारी शेफ्स मंगवाए गए हैं, वो बहुत अच्छा मंगवाए गए। क्यूरेटर जो है ना वो शिनवारी क्यूरेटर, केपीके से लोग बड़ा अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं ना, हो सकता है उनको बुलाया गया। पिंडी वैसे भी नजदीक है। खैर, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी नॉर्वे के हवाले से है। 2025 तक नॉर्वे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करने वाला पहला मुल्क बनने जा रहा है। जो यूरोपीय यूनियन है, इसने 2035 तक सिर्फ बिजली से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको फरोख्त करने का हदफ रखा है, जो नॉर्वे 10 साल पहले ही हासिल कर लेगा। यानी कि नॉर्वे दुनिया के या यूनाइटेड नेशंस के हदफ से 10 साल आगे है, ये कहना चाहिए। 10 साल पहले वो पूरा कर रहा है, पहले वो पूरा करने लगा ये हदफ। और माहिरीन माहौलियात जो है उनको उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग और फॉसिल से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनकी बतदरीज खात्मे से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो एक इशू इस वक्त चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसको भी काफी हेल्प मिलेगी। अब देखना ये कि बाकी कंट्रीज जो है वो इस मामले में काम कर रही हैं या नहीं। वैसे हमें तो ये देखना चाहिए ना, मैंने उस दिन नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट सुनी कि पाकिस्तान और भारत के अगर ताल्लुकात बेहतर हों तो पाकिस्तान भारत को इजाफी बिजली दे सकता है। हमारे पास इजाफी बिजली है, वो इजाफी बिजली हम उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के अपनी गाड़ियों में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? इजाफी बिजली अगर है तो इतनी लोड शेडिंग क्यों होती है हमारे मुल्क? अब ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैंने बहुत ढूंढा है मेरे पास, लेकिन देने के लिए वो इसलिए लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर बिजली है तो लोड शेडिंग क्यों है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इस वक्त हमने थोड़ी सी सियासत के हवाले से, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उस पर हमने बात करनी है। सारी नजरें चीफ जस्टिस मोहतरम जस्टिस याहिया आफरीदी साहब पर मरकूज हैं, जो कि हफ्ते को अदलिया के सबसे बड़े ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं और
और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो भी होने जा रहा है। रिपोर्टली जस्टिस मंसूर उसमें शामिल नहीं होंगे, वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, जो इससे पहले अगर ये तरमीम ना होती तो चीफ जस्टिस होते या एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे। तो इस तरह की कुछ डेवलपमेंट्स है। और मजीद क्या हो रहा है इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर? मजीद ये हो रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नामजदगी करार दे रहे हैं जस्टिस याहिया आफरीदी की, जबकि अपोजिशन जमातें और वुकला के कुछ धड़े जो हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। और अपोजिशन जमातों में आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है और एहतजाजी तहरीक के ऐलानात भी अब किए जा रहे हैं। इस वक्त हर तरफ ये तबसरे हो रहे हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी का दौर अदलिया और पाकिस्तानी सियासत के लिए कैसा साबित होगा। जो दावे किए जा रहे थे इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि अब जितने भी मसले थे ना आज़ाद अदलिया के बारे में और हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही थी, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि वो ख़त्म हो गया। इस पर बात कर लेते हैं। कुछ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। एक तो तारीफ कर देना, इन्होंने सेकंड वीक का कहा था हमें, अक्टूबर का, थोड़ा सा लेट हुए 3-4 दिन, लेकिन हो गई तरमीम, हो ही जानी थी। उन्होंने ये कहा था कि हो ही जाएगी। शौकत साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। हो गई है फाइनली, आपने जो कहा था कि अक्टूबर के सेकंड थर्ड वीक के बिटवीन हो जाएगी, तो फाइनली हो गई है। कैसा देख रहे हैं आप इस 26वीं आईनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया जी। 26वीं आईनी पाकिस्तान की पार्लियामान ने पास है और इसमें एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। हर हुकूमत ये कहती थी कि हम जुडिशरी में इस्लाहात लाएंगे, मुल्क में इस्लाहात लाएंगे, लेकिन ये सवाए एक जमात के पीटीआई के, जो वैसे तो डेलिब्रेशन में रही जब पार्लिमानी कमेटी में डिस्कशन हो रही थी इन रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने एक रात पहले बाइकआउट कर दिया। वो न सिर्फ वोटिंग में शामिल नहीं हुए बल्कि जो हतमी ड्राफ्ट बना उससे भी पहले वो बाहर चले गए। बाकी तो ऑलमोस्ट पूरी जो जमातें हैं पार्लियामेंट में उन्होंने तैयारी भी हिस्सा लिया और पास भी करवाया, इंक्लूडिंग 4-5 पीटीआई बैक्ड एमएनएज जिनको फिर पीटीआई ने नोटिस भी दे दिए। तो दो चीजें हैं। नंबर 1, एक तो ये हतमी हो गया, फैक्ट इज के 26वीं तरमीम पास हो गए। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए और हफ्ते के दिन 11 शौकत साहब ये बताइएगा, ये हुकूमत जो कह रही थी और सुबह 6 बजे तक जो उस दिन ये चलता रहा इजलास कौमी असम्बली का और बड़ी बड़ी तकरीरें हुई और कहा कि हमने अदलिया के अंदर जितने मसले थे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। इस आईनी तरमीम के बाद आपको लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती थी अपनी अदलिया के अंदर जो हुकूमत कहती थी वो ख़त्म हो जाएंगी अब इस आईनी तरमीम के बाद? पहली बात यह है, पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान की सुप्रीमेसी इससे एस्टेब्लिश हुई है और असर्ट हुई है कि पार्लियामान ही इस मुल्क में फैसले करती है, वो चाहे जजेस की तकर्री हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर हो। जो दूसरा आपका वो इसलिए कि असल तो अदलिया का काम है अवाम के लिए सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ जुडिशरी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसे सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहा, हाई कोर्ट के लेवल पे और फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, जिस दिन पाकिस्तान की अच्छा एक आप थोड़ा सा एक तो अपनी डिवाइस को थोड़ा सा मूव करें, शायद थोड़ा सिग्नल बेहतर हो जाए। मैं मीनवाइल एक सवाल कर लेता हूँ, थोड़ी ऑडियो में खलल आ रहा है। ये जो आर्टिकल 191 का मसला है 191A, ये थोड़ा सा बताइए 26वीं तरमीम के बारे में, चूंकि कहा है कि इसमें एक ऐसी खामी है जिसकी निशानदेही की जा रही है। जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इस हवाले से निशानदेही की, उनके मुताबिक इस खामी को 27वीं तरमीम के जरिए हल ना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच की जो तश्कील है जिसके बारे में पहले भी बात हुई, रुकावट पैदा हो सकती है। आर्टिकल 191A जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ वो रेफर कर रहा है कि जो आईनी बेंचेस हैं इसमें नामजदगी और तायुन जो जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175(1) के मुताबिक जुडिशल कमीशन में जो आईनी बेंच हैं उसके सबसे सीनियर जजेस या जजेस को शामिल करना जरूरी होता है। तो ये तो अभी बनना है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि एक समहाउ एक रुकावट आ जाएगी और इसमें एक सुकम है उसको दूर करना पड़ेगा?
अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं शौकत पराचा साहब को लाइन पर ले लें, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये बड़ा अहम मामला है कि एक 26वीं आईनी तरमीम जो है, जो अभी रिसेंटली पास हुई है, उसके अंदर एक संगीन गलती जो है उसकी निशानदही हुई है, और ये कहा जा रहा है कि इस संगीन गलती को 27वीं आईनी तरमीम के जरिए लाजमी ठीक करना चाहिए। अदरवाइज जो इसके जरिए बेंचेस बनाने, आईनी बेंच बनाने, उसकी तश्कील में रुकावट भी पैदा हो सकती है। अब 27वीं आईनी तरमीम, आपको याद है हमने फारूक सत्तार साहब से बात की थी, वो कह रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम होगी, तो उसके अंदर भी इसको ऐड किया जा क्योंकि जब तक वो फॉरम नहीं बनेगा जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वो फॉरम ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप उस आर्टिकल की तरवीज कैसे करेंगे? इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जारी बात है कोई भी जब कानून बनते हैं उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वक्त के साथ साथ। वैसे कल पीटीआई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। पीटीआई ने कल कहा है कि जी हमें उम्मीद है कि हम इस सारे मामले को कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे जो चीफ जस्टिस बने हैं, और इस तरमीम को स्ट्राइक डाउन करेंगे, चाहे वो इसके बदले में खुद भी चीफ जस्टिस ना रहे। ऑब्वियसली अगर ये स्ट्राइक डाउन, आप होप्स तो चेक करें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनकी होप्स मे बी जस्टिस याहिया जब उसको सुने तो मुलाकात कुछ ऐसा कर भी दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब से, उनसे मैंने इस बारे में बात की थी। खुश हैं? बहुत खुश हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत खुश हैं। तो उन्होंने इस बारे में बात की थी, उन्होंने क्या कहा था ये सुनवाएंगे, लेकिन शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। पहले जरा सुना दें, पहले सुन लेते हैं कि क्या कहना था उनका जरा था तारड़ साहब का। पीटीआई जो है वो बहुत ज्यादा बात कर रही है कि वो एहतजाज करेंगे, मुल्क गिर एहतजाज होगा। इस चीज को से किस तरह से निपटा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? देखिए, पीटीआई नेगोशिएशंस का हिस्सा थे और मौलाना के पास जाने का मकसद क्या था कि अगर उन्होंने एहतजाज ही करना था, और उन्होंने खुद कहा कि हम 90% मुत्तफिक हैं, उनके कहने पे मुसवदे में से 2 शिक्कें भी निकाली गई, तो आई थिंक वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। जो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी है वो मुत्तफिक है मुसवदे के साथ, मगर जो उनके पार्लियामेंट से बाहर लोग बैठे हैं उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि आप लोगों ने असेंबली में एहतजाज क्यों नहीं किया, आप लोग नेगोशिएशंस के लिए क्यों गए। तो मैं समझता हूँ उनका एक आपस का स्प्लिट है। आई डोंट बिलीव कि दे आर अगेंस्ट दीज अमेंडमेंट्स। उन्होंने भरपूर तरीके से इन नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, इस ड्राफ्ट को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया है। उनको मजबूरी है कि उनका लीडर नहीं चाहता था कि वो वोट करें इस अमेंडमेंट के लिए, बट उनके इनपुट से, उनकी काविश से, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की काविश से ये सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए संगे मील है एक्सेस टू जस्टिस के लिए और एक जुडिशियल रिफॉर्म्स के सिलसिले के लिए। तो पीटीआई के मेंबर्स हमें प्राइवेटली आगे कहते हैं कि जी हम इस पे साथ ही थे बट वोट नहीं डाल सके। सिर्फ पीटीआई नहीं, वुकला जो हैं, वुकला तंजीमें, वो भी इसके अगेंस्ट है और वो भी कह रही हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये भी कहते हैं कि इससे इस 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को बांध दिया गया। देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट लीडर जब हमने पॉलिटिक्स शुरू की तो मैं इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक का हिस्सा रहा, उस लॉयर्स मूवमेंट का, और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट उस ज़माने के मौजूद थे, फ़ारूक हबीब से लेके तो ज़ुबैर नियाज़ी तक। मैं ये समझता हूँ कि जब मूवमेंट शुरू होती है ना, वो फौरी हड़तालों की तरफ जाती है, तालाबंदी की तरफ जाती है, सड़कों पे लोग आते हैं। किसी बड़ी लॉयर बॉडी ने, पाकिस्तान बार काउंसिल से लेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक, किसी ने एहतजाज की कॉल नहीं दी, हड़ताल की कॉल नहीं दी। पीटीआई की जो लाइक माइंडेड लॉयर्स हैं उन्होंने ज़रूर इस पर अपनी बात की है, मगर ये तो लॉयर बॉडीज़ की डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। ये तो लॉयर बॉडीज़ की डिमांड थी कि जुडिशल प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट और फेयर किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्लोगरेरिंग है, ये पॉलिटिकल नारे आपने लगाने होते हैं अपने पॉलिटिकल लोगों को राज़ी करने के लिए, नथिंग बियॉन्ड दैट। अदलिया राज़ी है, जजेस राज़ी? देखिए, बात ये है, हमारे आइन में पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इन विच पार्लियामेंट इज़ सॉवरन। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की तरफ, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की तरफ बहुत बड़ा कदम है। पहले परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन नहीं थी जजेस की, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस खुद ही वो करते थे। तो देखिए, जब हम सियासतदान 5 साल बाद अवाम के पास जाते हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी कराते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी करवाते हैं, अंडर स्क्रूटनी भी रहते हैं, तो ये एक इदारे को तो हक हासिल नहीं है ना कि वो अपनी ही स्क्रूटनी खुद करे, अपनी ही अपॉइंटमेंट खुद करे। पार्लियामान की मंशा थी, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में विजिट किया गया था, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी हुई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप मुतमईन हुई इनके जवाब से? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप व्हाट डू यू थिंक? आई मीन नहीं, डेफिनेटली मुतमईन आप नहीं कह सकते, लेकिन उनका मौकिफ मुझे लेना था, मौकिफ उनका कि वो खुश हैं, वो समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है, जो नो डाउट है, बट इसके ऊपर कई सवाल भी उठते हैं कि अदलिया आज़ाद रही है या नहीं। बिल्कुल। हमारा राब्ता दोबारा हुआ है शौकत पराचा से, तो जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। साहब, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज़ क्लियर है। चलें अब जरा क्विकली, मैंने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो अटॉर्नी जनरल के हवाले से, वो जो उन्होंने मेंशन किया, ये जो इस तरमीम के बारे में है कि जुडिशल कमीशन के अंदर कि जुडिशल कमीशन ने बेसिकली आईनी बेंच बनाना है, जो साबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा, और वो जब तक जारी बात है जुडिशल कमीशन ही फॉर्म नहीं होगा तो आईनी बेंच कैसे बनेगा? तो एक सुकम है, इसको हम कह सकते हैं दूर करने की ज़रूरत है, या फिर हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है?
देखिए, ये एक राय है कि सुकम है, अदरवाइज तो तरमीम बड़ी क्लियर है। उसमें जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में जाएं तो उसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहती। हाँ, इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है। 191A की बात अगर आप इस हवाले से कर रहे हैं या 175 वाला, तो कंटेंशन तो 175A में 3 जो सेक्शन है, जो क्लॉज है, उस पे थी। बाकी चीजें तो क्लैरिटी के साथ हैं, लेकिन चूंकि एक ओवरऑल इन्वायरमेंट बन गया है जिसमें तनकीद की जा रही है, और उसमें यानी अब भी, कल भी मैं रात को सुन रहा था, मैं किसी शो में था, तो साथ वाले साहब कह रहे थे कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हक था कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाते। अब मुझे समझ नहीं आई कि वो हक का क्या कोई डिवाइन राइट है कि सिर्फ उन्हीं को बनना था। 23 मार्च 1996 से पहले तो ये हक नहीं था किसी का कि वो सीनियर मोस्ट बन जाता। अगर सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल ना सजाद अली शाह डालते 23 मार्च 1996 को, तो फिर आज ये हक की बात ना हो रही होती। हक की बात इसलिए की जा रही थी उस वक्त क्योंकि वो 23 मार्च 1996 का फैसला था। ठीक है, आज का फैसला और है। वन क्विक आंसर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से तहरीक इंसाफ की, चूंकि हम जब भी एजुटेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले या पहला जो मिसाल है वो तहरीक इंसाफ की ही। इस बार वंस अगेन दे आर प्लानिंग अ प्रोटेस्ट, मानने नहीं जा रहे हैं। जो उनके प्रो वकला हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है, जीबी का जिक्र किया है कि हम इस तरफ से आएंगे एंड विल कम टू इस्लामाबाद। क्या गवर्नमेंट को इस कॉल को ईजी लेना चाहिए जी, या नहीं ईजी नहीं लेना चाहिए? अगर 10, 12, 15, 20 हज़ार लोग भी आ जाते हैं तो इट कैन बी अ ट्रबल। नहीं, ईजी तो खैर हुकूमत नहीं लेती, ना ही लेना चाहिए। लेकिन अभी खुद ही गंडापुर साहब 3 दिन पहले कह रहे थे कि ये सारे बिकाऊ माल हैं, अपनी ही पार्टी के बारे में कह रहे थे, और अपनी ही पार्टी को वो नोटिस दे रहे हैं पीटीआई वाले। मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके अंदर इतनी डिसइंटीग्रेशन की सूरत हाल है तो फिर आप एहतजाज कैसे करेंगे, चाहे जीबी से आए चाहे आज़ाद कश्मीर से आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वकला तंजीमें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो का, रात को लाहौर हाई कोर्ट बार का था, फिर सिंध हाई कोर्ट बार का, वो तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के हवाले से एक मुझे बताइए कि किसी ने जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के हवाले से ये कहा हो कि ये किसी पॉलिटिकल सियासी तकसीम का हिस्सा थे या किसी लॉबिंग का हिस्सा थे? उनकी जात तक तो सब लोग, मैंने सबको सुना है, वो मीडिया पे सुना हो या इंटरेक्शन पे सुना हो, तो अगर वो इतने नॉन कंट्रोवर्शियल हैं और सब उनके बारे में उनकी जात के हवाले से कोई किसी किस्म का एतराज नहीं उठा रहा, तो देन ही शुड बी द बेस्ट मैन इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। फिर तो वो ठीक है। जब कोई बाकी सब लोगों के, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी बातें हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी बातें हुई, जाने जितने गए हैं उनके बारे में भी बातें हुई। याहिया आफरीदी साहब वाहिद वो जज नजर आए हमें, या चीफ जस्टिस बन के नजर आए, जिन पर तमाम वकला भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इनकी जात पे कोई एतराज नहीं है। पीटीआई के दोस्त भी कह रहे हैं इनकी जात पे कोई एतराज नहीं है। तो फिर एतराज है क्या? अच्छा, पीटीआई को जो एक लीडरशिप की फुकदान का मकसद तस्करा करते रहे हैं, अब तो अलीमा खान भी बाहर आने वाली हैं रिपोर्टेडली, बुशरा बीबी को भी कल जमानत मिल गई, रूपकार जारी नहीं हुआ, जेल वो बाहर नहीं आई लेकिन जमानत तो मिल गई। तो ये लीडरशिप का फुकदान आपको अब खत्म होता नजर आता है या फिर मजीद बढ़ जाएगा? चूंकि बहरहाल एक रिफ्ट की भी रिपोर्ट्स आती रही हैं बिटवीन अलीमा खान एंड बुशरा बीबी साहिबा, तो अगर ये बहरान खत्म होता है तो विल इट हेल्प तहरीक इंसाफ बेहतर एहतजाज करने की? और फवाद चौधरी साहब का भी बयान आया है, वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है और ये जो अभी क़यादत मौजूद है इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगर अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की वजह से पहले रिफ्ट थी, अगर वो बाहर आएंगी तो फिर रिफ्ट कैसे खत्म होगी? देखें, लीडरशिप जो है ना वो है सिर्फ इमरान खान की। इमरान खान अगर हैं तो पार्टी यूनाइटेड भी है, पार्टी उनके ऑर्डर को फॉलो भी करती है। अगर वो नहीं है सामने, वो जेल में है, अब तो बड़े दिन हो गए, 3 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर को 45 मिनट की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद फिर मुलाकातों पे पाबंदी लग गई 25 तक। अब पता नहीं वो और एक्सटेंड हो जाए क्या हो।
लीडरशिप जो है वो खान साहब की है और उसके नीचे पार्टी यूनाइटेड है। अगर वो नहीं है, वो चुप है, उनकी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर ये जितने बयानात आप कह रहे हैं इससे मजीद बयानात सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी और सुन हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। अब मुल्क के अंदर जो एक और मसला है उसकी भी बात कर लेते हैं, जो बेसिकली मुल्क के अंदर तो है ही लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सबसे अलार्मिंग बात जो है वो इस्लामाबाद के हवाले से आयशा, चूंकि इससे पहले जब भी हम क्राइम की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा रोशनियों का शहर कराची हमारे जहन में आता है और कराची के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा हो वहाँ पे जो लुटा ना हो किसी न किसी सूरत में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इस्लामाबाद भी माशाल्लाह कुछ पीछे नहीं है, जैसे हम सेफ सिटी कहते हैं। इस्लामाबाद इज अ सेफ सिटी वाज द लोगो इस्लामाबाद पुलिस का। 9 माह के अंदर कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं, तकरीबन 8000 9 माह के अंदर 8000 आई मीन 1000 प्लस एवरी मंथ वाक़यात हुए हैं। मुख्तलिफ क्रिमिनल रिपोर्ट्स हुई हैं और शहरियों से 4 अरब रुपए की मालियत की लूट मार की गई है सिर्फ 9 महीने के अंदर। 4 बिलियन। यकम जनवरी से 30 सितंबर तक पुलिस ने 8566 डकैती और लूट मार के वाकयात भी दर्ज किए हैं। 4300 मोबाइल फोन्स लूटे गए हैं, 500 के करीब गाड़ियां लूटी गई हैं। क्या क्या लुट गया है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरू साहब ने ज्वाइन किया है। जावेद सुमरू साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ये क्राइम्स की वारदातें जो हैं वो बढ़ती क्यों जा रही हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, वजूहात तो ज़ाहिर है इस बारे में पुलिस बेहतर बता सकती है, लेकिन जो हमने ऑन फील्ड रहकर ये चीज़ें देखी हैं तो प्रॉपरली यहाँ पर पुलिस का निज़ाम मौजूद ज़रूर है। सबसे अच्छा अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद पुलिस के पास उसकी सहूलतें मौजूद हैं, इनका निज़ाम भी बेहतर है, इनकी वर्दी भी पाकिस्तान के दीगर पुलिस के सूबों की जो पुलिस है उनसे चेंज है, बेहतर तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन जाहिर है अब इस्लामाबाद इतना एक्सटेंड हो चुका है, इतना फैल चुका है कि अब उसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये जो इस्लामाबाद की पुलिस है या इस्लामाबाद के अंदर थाने हैं जहाँ तैनात पुलिस एहलकार हैं वो इसको इस तरह प्रॉपरली वो टैकल नहीं कर पा रहे। अब देखा, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अब 9 माह के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है, ये ऑफिशियल डेटा जो अभी आपने बताया वो ऑफिशियल डेटा है। ताहम इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। अगर किसी से मोबाइल स्नैच हो जाता है तो वो कहता है चलो ठीक, फॉरगेट इट, बस गया तो ठीक है, हम देख लेंगे, नया ले लेंगे, और स्नैच हो जाता है। पहले ये होता था कि इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स के साथ, यानी कि जो पसगरदारी में जितने इलाके हैं वहाँ पर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के मेन डाउन टाउन के अंदर जो है ये तमाम अब वाक़यात का इजाफा हो चुका है। पुलिस की जानिब से कोशिश होती है कि इसको कम किया जाए, ईगल स्क्वाड है, पेट्रोलिंग की जाती है। इस्लामाबाद में नए जवानों की जो है भर्तियाँ की गई हैं, सिपाहियों की, कांस्टेबल्स की और ASI लेवल तक की नई भर्तियाँ की गई हैं। लेकिन वो भर्तियाँ इस वजह से कम है क्योंकि यहाँ की अब आबादी जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसको जावेद साहब फिर क्या मुबर्रा हो सकती है इस्लामाबाद पुलिस फिर इस जिम्मेदारी से? क्योंकि अगर आबादी बढ़ती है यानी कि कोई नई सोसाइटीज़ बनती हैं तो वो भी अंडर सर्टन अथॉरिटी आती हैं और उसके साथ फिर ये चीज़ मुंसलिक होती है कि वहाँ पे लोगों की अमन व अमान का क्या हल होगा। प्लानिंग में वो भी शामिल हाँ, प्लानिंग में वो भी शामिल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे पुलिस की तादाद या पुलिस स्टेशन की तादाद कम है, लेकिन फिर इस मसले का हल क्या है? क्या इस्लामाबाद पुलिस ने, कैपिटल पुलिस ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा है अपने इस मसले को लेकर कि जो हमें वसाइल चाहिए और कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया? इस मुश्किल का हल कैसे निकलेगा फिर? देखिए इमरान, सबसे पहले मैं इस मामले को थोड़ा पॉलिटिकली टैकल करूंगा क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर हर आए दिन कोई ना कोई एहतजाज, कोई ना कोई जलसा, कोई ना कोई जुलूस जो है कभी डी चौक पर, कभी पारा पर, कभी F6 या F7 मरकज़ में मौजूद रहता है। तो अब उस जुलूस को टैकल करने के लिए भी कम से कम 500 से 1000 के करीब पुलिस एहलकार चाहिए। तो जाहिर है जब आप दूसरे पिकेट्स पर मौजूद पुलिस एहलकारों को निकाल कर एक जुलूस पे भेज देंगे तो जाहिर है आपका वहाँ पर जो एक खिला ज़रूर बनेगा। तो ये एक चीज़ भी रखें, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बारहा ये कोशिश की गई है कि ये जो मामला है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाए, कांस्टेबल्स उसको दिए जाएँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ ये बातें होती भी हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि बजट का इशू होता है, बजट की वजह से फिर जाहिर है ये अपॉइंटमेंट्स होती नहीं है, अगर होती हैं तो बहुत कम होती हैं। जिस हिसाब से इस्लामाबाद के शहर की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे पुलिस लेकिन जावेद भाई वहाँ पे भी तो इनकी
की कैपेसिटी पे इश्यूज इस तरह से मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस या कैपिटल पुलिस की कैपेसिटी पे वहाँ पे भी तो इश्यूज उठ जाते हैं कि जब भी कोई मॉब थोड़ा बड़ा होता है या थोड़े बड़े लेवल पे इंतजाम करने पड़ते हैं, आप समहाउ डी चौक को भी फिर ब्लॉक नहीं करते, फिर भी हमें पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स को बुलाना पड़ता है या आर्मी को देना पड़ता है इसका कंट्रोल, तो वहाँ पे भी तो फिर कैपेसिटी के ऊपर इश्यूज उठते हैं। आई मीन आपका काम सिर्फ फैजाबाद को ब्लॉक करना तो नहीं है, आपने शहरियों की हिफाजत तो बहरहाल करनी है ना, वो टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं। नहीं, आपकी इमरान आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो सिर्फ ये काम नहीं है कि आप उन लोगों को रोकें या फैजाबाद को ब्लॉक कर दें या वहाँ से आगे लोगों को आने ना दें। इस पुलिस का काम यह है कि इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करे। उनकी तरफ से कोशिश भी होती है, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी आबादी में आपके पास जब पुलिस कांस्टेबल्स नहीं होंगे, आप ईगल स्क्वाड प्रॉपर नहीं होगा, आपके पास जो है फैसिलिटीज़ नहीं होगी, मोटरसाइकिलें नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, और यहाँ तक मैं कह दूँ जो हम लोग पुलिस के दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि उनके पास पेट्रोल नहीं होता कि वो गाड़ियों के अंदर डालकर वो पेट्रोलिंग कर सके। तो ये सारी सिचुएशंस जो है इनको सब देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम का रेशो है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों से बहुत कम है। आप यहाँ पर रात को आराम से घूम फिर सकते हैं, आप रात को आराम से यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन अब अगर किसी ने आपके साथ आके मोबाइल स्नैचिंग करनी है, आपके साथ को जो है वो आपको लूटना है, तो वो अचानक आके खड़े हो जाते हैं, वो तो फिर हर इंसान वहाँ पर बेबस हो जाता है। तो जब तक ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म भी है कि अगर आप उनके पास जाके रिपोर्ट कराएं तो देर मदार वो अपना वो केस जो है उसको ज़रूर हैंडल करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई रिजल्ट बनाकर जो दरख्वास्त गुजार। जावेद साहब क्विकली एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, वक्त हमारे पास कम है, ये बताइएगा कि ये जो मसला है, बहरहाल चाहे यहाँ पर क्राइम रेशो कम है लेकिन फिर भी है सही, इसको कम करने के लिए या जो पुलिस की नफरी है उसकी कमी को दूर करने के लिए वजारत दाखिला जो है, क्या ये मसला उसकी तरजीहात में शामिल है या नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्या देखा है? जी देखें, वजारत दाखिला की तरजीहात में सबसे पहले अगर कोई किसी भी सूबे की पुलिस है तो वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी कैपिटल टेरिटरी की जो पुलिस है। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा VVIP मूवमेंट्स होती हैं, यहाँ पर आपके पास जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, यहाँ पर आपके सदर, वज़ीर आज़म, आपके तमाम जो पार्लियामेंट हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दीगर इदारे, उनको कवर करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। तो उससे पहले सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश यही होती है कि इस्लामाबाद की पुलिस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए, और सपोर्ट किया भी जाता है। लेकिन अगर कहीं पर इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ी वराज़नी हो जाए, कोई वारदात हो जाए, कोई और केस हो जाए, मोबाइल स्नैचिंग हो जाए, तो वो खबर ज़्यादा सामने आती है। ठीक है चलें, कोई मोहसिन स्पीड का कोई बूस्टर लगवाएं इंटीरियर से। मोहसिन स्पीड बड़ी फेमस है ये टर्म, ये इस्लामाबाद में लगनी चाहिए। और जैसा कि जावेद साहब ने कहा, बिल्कुल वसाइल तो कम हैं लेकिन उसके बावजूद इसका कोई ना कोई हल तो चाहिए, क्योंकि जिस शहरी से आप टैक्स ले रहे हैं ना जी, वो टैक्स दे रहा है, यानी कि टैक्स सभी शहरी दे रहे हैं किसी न किसी सूरत में। तो उनका ये राइट है और ये बेसिक राइट है कि उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी हमने सड़कों पर चलते हुए लुटना है, जिसमें चंद सेक्टर्स हैं, इट्स सच अ स्मॉल, बहुत से शहरों के एक मोहल्ले के बराबर है इस्लामाबाद, तो अगर आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते तो ये नेग्लिजेंस तो है, क्वेश्चनेबल भी है। इस पर हम बात करते रहेंगे फिर वक्त। वैसे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल कराची में भी इतना एक दिलखराश वाक़या आयशा पेश आया, एक शख्स को कत्ल कर दिया गया डकैती के अंदर, और जो उसका फॉलोअप था ना खबर का, वो ये था कि वो अपनी बीवी के जेवर बेच के आ रहा था अपनी बेटी की बीमारी के लिए, और उसको रास्ते में डाकू ने रोका, उसने रेजिस्ट किया और उसको कत्ल कर दिया गया। ये खबर आज सुबह मुझे मिली और दिल चीर के चली गई, और उससे भी अफसोसनाक है कि उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, उसके वालिद ने ये भी कहा। तो ऐसी नहीं हुई, तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, हम सब कहीं ना कहीं आंसरेबल है, अल्लाह को तो हैं, तो आई थिंक हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कम से कम अपने फ़र्ज से थोड़ा सा आगे बढ़ कर के हम लोगों की मदद करें, अगर हम कर पाएँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अब आगे बढ़ जाते हैं, इस खबर के बाद आगे बढ़ना ही बनता है। अच्छा जी, पेशावर से ये खबर शामिल कर देते हैं, और ये खबर क्या है? पेशावर का खैबर टीचिंग अस्पताल मुल्क का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है, जहां पर 1000 बैरियाट्रिक सर्जरीज की जा चुकी हैं। अब ये सर्जरीज जो हैं वो होती क्या हैं, इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन आप बताएं, आपको वेट वूट का कोई मसला तो नहीं है? वेट कम तो नहीं करना आपने? वेट ऑलवेज कम करना, ऑलवेज कम करना, ये मतलब यूनिवर्सल इशू है। हम सब खासतौर पे जो जॉबियंस हैं और इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, हमारा वेट तो बहुत मसला है। आप आगे इसका हल बताएं। इसका हल जो है पहले तो ये कि आपको डाइट भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों
के जो मसले ये पता है लेकिन ये होती नहीं है, ये होती नहीं है। कुछ लोगों के मसले जो है ना वो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और डाइट करने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बावजूद उनकी जो वेट है गेन करते रहे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे तो पानी भी लग जाता है। अच्छा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं पानी अगर पी लेना तो वो भी लग जाता है। लेकिन इसके लिए एक सर्जरी भी है जिसे बैरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है, जिससे आप अपना वजन जो है वो कम करवा सकते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि मेटाबॉलिज्म में ऐसी तब्दीलियां लेकर आता है जो कि सपोर्ट करती है वेट लॉस को। बैरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए है जिनका मोटापा बहुत ज्यादा होता है और उन्हें वजन कम करने की इंतहाई जरूरत है। अच्छा, तो इस हवाले से आपको जरूरत नहीं। खैबर, अच्छा, मुझे इतनी नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का चूंकि हमने जिक्र किया, 2017 में ये सर्जरी वहाँ मुतारिफ कराई गई और अब तक 1000 ऑपरेशन इसके हवाले से किए जा चुके हैं। वजन कम करने के साथ साथ जो बैरियाट्रिक सर्जरी है इसके फ़वाइद क्या हैं या कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसी पर हमने बात करनी है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में डायरेक्टर ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद जरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। उनसे ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं और इल्म में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। सो ग्लैड टू हैव यू सर। बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। थोड़ा सा हम वैसे ही पाकिस्तानी शॉर्टकट पे इतना बिलीव रखते हैं ना, तो आप अगर हमें एक्सरसाइज से हट के, अपनी डाइट कंट्रोल को हट के आप कुछ ऐसा हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करने का तरीका बता रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ जरा एक्सप्लेन करेंगे है क्या के बारे में बता दें, हम इसको सही समझ रहे हैं इसको? एग्जैक्टली। बुनियादी तौर पे बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। बुनियादी तौर पे बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी इसको हम कहते हैं, ये एक मैदे का ऑपरेशन है। मैदे का साइज़ कम किया जाता है और जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि सिर्फ मैदे की बात नहीं होती, उसके साथ ऐसी कोई मेटाबॉलिक चीज़ चेंजेस लाई जाती हैं जिसमें बंदे की एपेटाइट कम हो, वो कम खाना खाएँ। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर देते हैं, लेकिन जो कुछ भी खाएँ तो वो पानी की तरह लगता ना, मतलब कि ज़्यादा असर ना करे, तो उसके बाद मरीज़ अपनी रूटीन के मुताबिक खाना खा सके। कुछ ना कुछ चेंजेस लानी होंगी, लेकिन उसके साथ इतना ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा जितना अभी बढ़ रहा है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये क्या हर उस शख्स के लिए है जिसको अपना वेट कम करना है, या फिर जिनका बहुत ही ज़्यादा वेट होता है और वो कम नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ उनके लिए होता है? आप लोग किस तरह से ये फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है ना वो सही कैंडिडेट है इस सर्जरी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अहम क्वेश्चन है। बेसिकली इसके लिए अपने क्राइटेरिया होते हैं। हर एक मरीज़ जो वेट कम करने का ख्वाहिशमंद हो उसके लिए नहीं है। इसमें 1, 2, 3 पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। एक को हम BMI कहते हैं, जिसका बॉडी हाँ जी, जो हमारी बॉडी की हाइट होती है और वेट का जो रेशियो होता है उसको हम BMI कहते हैं जी, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा BMI हर एक इंसान का मेल फीमेल दोनों में 23-24 तक नॉर्मल होता है। लेकिन ये कि जिनका 35 से ऊपर हों या जिनके 40 से ऊपर हों तो वो कैंडिडेट्स बनते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए। सिर्फ BMI की बात नहीं होती, उसके साथ साथ कुछ और मसले भी हों, मसलन शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दिल के मसले हों, अर्थराइटिस हों, बेऔलादी के मसले हों, तो वो भी एक क्राइटेरिया। अगर डॉक्टर साहब ये जो स्टैट्स आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो BMI स्टैट्स बता रहे हैं, जो शख्स क्वालिफाई करता है इसके लिए, अगर इन टर्म्स ऑफ हाइट और वेट अगर एक कंपैरिजन हमारे सामने रखें कि इतनी हाइट हो और इससे ज़्यादा वजन हो तो वो क्वालिफाई करता है, अगर बता पाएँ जेनेरिक? जी जी, वही बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट वेट तो नहीं बता, मतलब कि एक बंदा जिसके हाइटेड है 7 फीट इसकी हाइट है तो उसके लिए तो जो है ना 110 kg भी नॉर्मल लिया जाता है। लेकिन एक बंदा जिसका 5 फीट से नीचे अगर हाइट हो तो उसके लिए जो है ना वो 70 kg भी ज़्यादा होगा। इसलिए इसका रेशियो लिया जाता है जिसको BMI कहते हैं। लेकिन सिर्फ BMI ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आजकल ज़माना चेंज हो गया है और आजकल हम एक दूसरी पैरामीटर को लेते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी परसेंट फेट, मतलब कि परसेंटेज ऑफ फेट कितनी हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी कंपोजिशन है वो मसल होता है, हमारी बॉडी में फैट होता है, बोन्स होते हैं, वाटर होता है, तो बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, लेकिन फेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टारगेट करते हैं। महंगा प्रोसीजर है ये, एक महंगा प्रोसीजर है, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है, और अब तक इसका सक्सेस रेशो क्या है जिन लोगों ने ये करवाया है? क्या किसी साइड इफेक्ट का शिकार तो नहीं हुई या वजन दोबारा तो नहीं बढ़ गया उनका? जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, जिस तक कॉस्ट की बात है तो जाहिर बात है कि ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन है। प्राइवेट अस्पतालों में, बाहर की दुनिया में काफ़ी कॉस्ट आती है। इसी चीज़ को हमने बुनियाद बना के हमने एक सरकारी अस्पताल के अंदर शुरू किया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ना वो उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल पे अफोर्ड कर सकें या मुल्क से बाहर जा सकें।
तो इसलिए हमने सरकारी जो ज़राए हैं सरकारी सहूलियात के अंदर इसको एकोमोडेट करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट अस्पताल बनाती है लेकिन गवर्नमेंट आपको टेक्निकल काम नहीं दे सकते हैं, टेक्निकल काम हमारा काम होता है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक चीज़ समझा दीजिएगा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, वो ये कि आपने कहा कि जो स्टमक साइज है ऑपरेट करके उसको कम किया जाता है सो दैट इंसान को ज़्यादा भूख ना लगे। तो उसके साथ अगर कोई बहुत ही मोटा इंसान है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो क्या उस फैट को भी निकाला जाता है या सिर्फ ये जो मैदे का ऑपरेशन है वहीं तक महदूद होता है? नहीं, बिल्कुल इसमें फ़ैट के निकालने के कोई वो नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर फ़ैट निकाल दें तो एक बाय एंड लार्ज बड़ा फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि फ़ैट हटाने से जो है 3-4 kg 5 kg का फ़ायदा होता है, ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि फ़ैट हटाने से जो ज़ख़म बनता है, ऐसे मोटे लोगों में ज़ख़म जो है ना ठीक नहीं होता है। तो इसमें ऐसे मैकेनिज्म करते हैं कि हम स्टमक का साइज़ कम कर देते हैं और कोई हार्मोनल चेंज आ जाती हैं जिसमें पर्सन बॉडी फेट कम हो जाता है, सारी बॉडी से जो है ना फेट वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो बाय एंड लार्ज जो है ना उसका वेट कम हो जाता है, जहाँ पे भी फेट होता है वो कम हो जाता है और अपने नॉर्मल रेशियो पे आ जाता है। ठीक नहीं, एक तो चलें हम बहुत सराहते हैं इस इकदाम को जो आपने कहा कि हमने सरकारी हॉस्पिटल में खैबर टीचिंग ने इसको लीड किया है, आई होप कि बाकी सूबों में भी आए। वो एक सवाल का दूसरा हिस्सा एक तो रह गया था कि क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और खर्चा अगर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कोई रफली आप हमें बता दें, एक शख्स आते हैं कितना खर्चा इस पे आ जाएगा इफ समबडी वांट्स इट और वो क्वालिफाई करता है BMI को लेकर कि उसका ये होना चाहिए, और रफली कितने पैसे लग जाते हैं इस पे? जी बिल्कुल, खैबर टीचिंग अस्पताल में हमने जो है स्टार्ट किया, एक पीरियाडिक टीम हमने डेवलप की है जिसमें बहुत सारे स्पेशलिटीज़ के लोग हमने इन्वॉल्व किए हैं और एक पूरी टीम होती है। पेशेंट हमारे पास आता है तो एक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, असेसमेंट के मराहिल से, और जब पूरा क्वालिफाई करता है, फिटनेस इशूज़ नहीं होते तो हम उसको फिर बुक करते हैं ऑपरेशन के लिए। जहाँ तक कास्ट की आपने बात की तो कास्ट तो चूँकि बाकी सरकारी अस्पताल है, सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की अस्पताल की यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं जो अस्पताल की तरफ से अभी तक फ़िलहाल जो है ना प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो डिस्पोजेबल मैक्सिमम जो है मैं अगर बता दूं तो 200,000 तक उसका खर्चा आता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेंटर्स में 8 से 10 लाख या 12। जी ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरे क्वेश्चन के जो हिस्सा आपने बताया कि भाई जी साइड इफेक्ट्स, जी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सर आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि साइड इफेक्ट, बिल्कुल साइड इफेक्ट तो हर एक ऑपरेशन हर एक तरीके इलाज का होता है। अगर कोई कहे कि साइड इफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल झूठ होगा और गलत बात होगी। साइड इफेक्ट में अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स एक जो आपने क्वेश्चन किया कि दोबारा वेट बढ़ने का साइड इफेक्ट, ये भी एक साइड इफेक्ट है बिल्कुल, या वज़न बिल्कुल कम ना हो, शुरू से कम ना हो, या अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ये बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स यानी कि हो सकता है। अच्छा, आपकी मौजूदगी से हमारे जी आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आम लोगों की इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि मैदे का साइज़ आप कम करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को तेज़ करता है, निज़ाम और उस तरीके से वज़न कंट्रोल होने का हो सकता है चांस। आम आदमी के लिए मैदा अपना नेचुरल वे में कम करने का भी कोई तरीका है? एक तो ये तो प्रोसीजर है ना, वैसे नेचुरली अगर कोई चाहे कि मैदे का साइज़ कम हो जाए तो वो क्या करें? जी देखें, जो है ना टेक्निकल के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो डाइटिंग होती है, जो डाइटिंग में बंदा फूड कम लेता है, मैदा तो कम नहीं हो सकता है उससे। या कुछ ऑपरेशन से शॉर्टकट ऐसी चीज़ें हैं। पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में होता था कि बलून डालते थे उसमें, वो एक टेम्प्रेरी प्रोसीजर है। ठीक। लेकिन आजकल कुछ ऐसे मेडिकेशन आ गई हैं जो आपके एपेटाइट को कम कर देती हैं, GLP-1 एनालॉग कहते हैं उनको। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपकी टीम को भी हमारी बेस्ट विशेस हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें ये जान के। आई होप विद द टाइम इंप्रूव भी करेंगे आप, इसकी कॉस्ट और कम होती जाएगी और आम लोगों तक ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव हमारा इससे हमारे जो की टेकअवेज हैं वो क्या है कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। पहले तो ये सिर्फ कहा जाता था, लेकिन अभी सर्जरी के जरिए जो ना ये मुमकिन है। ये पब्लिक सर्विस मैसेज हम दोनों की तरफ से, स्पेशली लाहौर और कराची में जो लोग बर्न्स रोड जाते हैं या लाहौर में MM आलम वगैरह जाते हैं, फूड स्ट्रीट जाते हैं, उनके लिए खास तौर पे। ब्रेक के बाद वापस आए, अगर आप निहारी वगैरह खा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ब्रेक के बाद आए। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर बात होना इंतहाई ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इमरान? क्योंकि पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। पोलियो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में हमने बहुत बात की है, इतनी कैंपेन्स को एड्रेस किया है। थोड़ी देर पहले खबर भी आ गई, खबर भी आ गई है, वो भी बल्कि ब्रेकिंग आप तक पहुंचाते हैं, बल्कि पहले ब्रेकिंग दे देते हैं। ताज़ा तरीन खबर ये कह रही है कि नया पोलियो का केस जो है ना, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, इससे 2 से 3 मिनट पहले ये खबर आई है कि एक नया पोलियो का केस कोहाट से एक नए बच्चे के अंदर जो है ना वो सामने आ गया है। तो आज हमने मनाना था इंसदादे पोलियो का दिन, लेकिन एक और केस सामने आ गया। ये इंतहाई खतरनाक बीमारी और महकमा सेहत ने रिपोर्ट किया है। महकमा सेहत ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, ये वायरस के जरिए फैलता है जी, और ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होकर एक ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज भी करता है। बदकिस्मती से
पाकिस्तान में पोलियो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जो न सिर्फ देही इलाकों में फैल रहे हैं बल्कि शहरी इलाकों को भी इस लाइलाज बीमारी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है उतनी ज्यादा पेस इसके बढ़ने की तो नहीं है, लेकिन हम खत्म नहीं कर पा रहे। दुनिया के मतलब 2 ममालिक में है ये, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, और अब भी लोग सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, उन पे गलत मालूमात पे यकीन करते हैं, बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिलाते। ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है यहाँ कि अगर आप बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाएंगे, उनसे बचाव के खतरे नहीं पिलाएंगे, तो न सिर्फ उम्र भर के लिए माजूर हो सकते हैं, बल्कि एक रिसर्च ये भी कहती है कि इट कैन कॉज योर किड अ डेथ, बच्चे को मौत की हद तक भी लेके जा सकता है, इस लेवल तक भी पैरालाइज कर सकता है। एक डॉक्टर साहब से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया, तो हम सब ने मिलकर इसको फाइट करना है। खासतौर पे वो लोग जो अवॉइड करते हैं ना, हमें उनकी निशानदेही करनी है, हमें बताना है कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसको पोलियो से बचाओ, क्योंकि बच्चा तो नहीं बोल सकता ना, तो बच्चे के मुस्तकबिल के साथ कितनी बड़ी जाती है। पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं कि ये जो है जी वेस्ट की साजिश है, ताकि जो यहाँ पर बच्चे हैं वो आबादी बढ़ने के हवाले से कि बच्चे को पोलियो कतरे पिलाएंगे तो शायद कल जो है ना वो उसकी कोई इस हेल्थ पे असर पड़ जाएगा। सो देयर आर सर्टेन मैटर्स जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। हम इस पे बात करेंगे बाकायदा तौर पे, कोशिश करेंगे हमारे साथ कोई डॉक्टर साहब मौजूद हों, डॉक्टर नास हमारे साथ मौजूद होंगे, इनफैक्ट उनसे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लें या टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक नया केस सब सामने आ गया है, हमने बात यही करनी थी कि किस तरीके से पोलियो के केसेस जो हैं उनको रोका जा सकता है, या जो पोलियो मुहिम चलाई जाती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तेजी से फिर भी बढ़ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर टाइम दिया, दैट्स आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। सेकेंडली जो आपने बात की है ना कि इसको, ये बीमारी ऐसी है, इसकी प्रिवेंशन ही है, बेसिकली सिर्फ प्रिवेंशन है। बाकी जैसे होते हैं ना कुछ बीमारियां, से फॉर एग्जांपल निमोनिया है, उसकी प्रिवेंशन भी है और उसका इलाज भी है। इसी तरह अगर किसी को डायरिया हो जाता है, कॉलरा होता है कोई, तो उसमें भी प्रिवेंशन भी है, इलाज भी है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन करने का जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो वैक्सीनेशन है। देखें अब हमने दोबारा जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना। अगर सारी दुनिया ने, अगर दुनिया के 200 मुल्कों ने इसको खत्म कर लिया थ्रू वैक्सीनेशन, थ्रू पोलियो ड्रॉप्स, तो हम भी इसको खत्म कर सकते हैं। चाहिए हमारी इसमें सिर्फ कमिटमेंट है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें देखें 3 स्टेक होल्डर्स आते हैं ना, 3 लोग हैं जो इस पर काम करेंगे। एक तो अवाम है, एक मेडिकल प्रोफेशनल है जिसमें सारे लोग शामिल हैं, तीसरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो आपके लिए इनपुट है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी मिथ है खासतौर पे देही इलाकों के अंदर ना, इसे बच्चों के तौलीदी निज़ाम से मंसूब किया जाता है। यूजुअली पहले हम इसको डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन अब इसलिए करना ज़रूरी है ताकि लोगों के खदशात को एड्रेस किया जाए। और कुछ इसे मजहबी नुक्ता निगाह से भी कहते हैं कि शायद इस्लाम के नुक्ता निगाह से खतरे पिलाना ठीक नहीं है। आप बीइंग द हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, आप इस मिथ को, इस गलत फहमी को कैसे क्लियर करेंगे? जी जहाँ तक तो ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से तो देखें तकरीबन 50 के करीब इस्लामी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका सऊदीया भी शामिल है, यूएई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कतर है, कुवैत है और सारे इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश है। सारे कंट्रीज़ में बुलाए जाते हैं। किसी जगह किसी ने इसके ऊपर रिलीजियसली कोई एतराज़ नहीं उठाया, ना कोई मसला बना है। तो इसलिए देखें ये चीज़ तो बिल्कुल आप समझ लें कि हमें आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है, क्योंकि अगर सारी दुनिया के मुसलमान बुला रहे हैं, हम कोई ज़्यादा मुसलमान तो नहीं है, वो भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमसे शायद प्रैक्टिकली कुछ लोग ज़्यादा बेहतर मुसलमान भी होंगे। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं। सेकेंडली जो बात आती है कि जी कुछ लोग, अब बिल्कुल अब सही फरमाया आपने कि लोग कहते हैं जी तौलीदी निज़ाम पे, ये इसमें इनफर्टिलिटी पे और बर्थ कंट्रोल पे इसमें कोई इश्यूज ना हो। अब देखें जिस स्पीड से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इंडोनेशिया से भी ज़्यादा तेज़ हैं हम मलेशिया से, सऊदीया से, यूएई से, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, मिस्र, शाम, सारे कंट्री से हमारा बर्थ रेट ज्यादा है। अगर उसका कोई इफेक्ट हुआ होता तो हमारा रेट सबसे कम होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो साल में 6 दफा मुहिम चलाई जाती है। इसलिए ये भी चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि हम अगर कोई भी थोड़ा सा होता तो ये तो कुछ 20 साल से मुहिम चलाई जा रही है, 20-25 साल हो गए। तो अब तक तो हमारी पॉपुलेशन कोई मतलब माइनस में चली जाती है, जबकि हमारी पॉपुलेशन तो 2.3, 2.5, 2.4 इस रेशो से बढ़ रही है। इस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन 2.5 से लेके 3 की रेशो में बढ़ रही हो, वो 25 से 30 साल में कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो जाती है। और पाकिस्तान का ऐसा होता रहा है।
आप देखें 71 में जब पाकिस्तान का हुआ पार्टीशन हुई है, इससे अलग-अलग हुए हैं, उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो फिर 20-25 साल में डबल हो गई, अब उससे फिर मजीद डबल। अगर हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे 25 ऑन अ लाइटर नोट, वाहिद चीज़ है जिसमें हमने बहुत शानदार तरीके से और तेज तरक्की की, और वो है आबादी का बढ़ना। इसमें हमने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा एक मरतबा फिर से बता देते हैं, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा भी उठा लेते हैं उन लोगों के लिए जो बड़े स्केप्टिकल होते हैं पोलियो वैक्सीन को लेकर, जिनका जिक्र भी हम कर रहे हैं। ये वैक्सीन कैसे काम करती है और बच्चों के लिए मुफीद किस तरह से है, कैसे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है? जी देखें, जो वैक्सीन होती है ना, जितनी भी बनती हैं, सारों वैक्सीन का एक तरीका होता है कि वो उस बैक्टीरिया का या वायरस का कोई एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बॉडी का अपना जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है, यानी बॉडी का अपना सिस्टम एक्टिव होता है, वो बॉडी में नहीं रहती कोई चीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को काली खांसी या खुन्नाक के हैं जो टीका लगता है, फांसी टीकों में शामिल होता है, तो बॉडी उसके काली खांसी के अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। उसके बाद होता यह है कि जब भी वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में किसी वजह से आता है, किसी और पेशेंट से, किसी बच्चे से, तो बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वो उसको खत्म कर देता है। या बिल्कुल ऐसे कह लें कि जैसे हम कहते हैं किसी इलाके की सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस है, हर रोज रिहर्सल करती है कि कोई चौकीदार, मतलब कोई चोर आएगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसके अगेंस्ट मतलब फाइट करेंगे। तो उस तरह वो ड्रिल करते हैं, रिहर्सल करते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं कि जी टेस्ट देते रहते हैं, घरों में टेस्ट देते हैं या प्री टेस्ट देते हैं, ताकि उनकी तैयारी हो, जब फाइनल एग्जाम हो तो उसमें पास हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन का तरीकाकार है कि हम उसको वैक्सीनेट करते रहते हैं, बिल्कुल उस एक टॉक्साइड से या किसी चीज के साथ, ताकि बॉडी में इस तरह कुव्वत मुदाफियत पैदा हो, और वो हो जाती है सारी। और ये 5 साल तक मुसलसल वैक्सीनेट करने के पीछे भी यही लॉजिक है डॉक्टर साहब, जो मुसलसल 5 साल तक वैक्सीनेशन होती है, इसके पीछे भी यही मंतक है? जी जी जी, देखें बिल्कुल सही। एक तो हर जो फांसी टीके ना, जैसे इवन जैसे मैंने आपको बताया डीपीटी, उसके भी 3 टीके लगते हैं, नमूनिया के भी 2 से 3 लगते हैं। हर चीज के 2 से 3 टीके जब लगते हैं, कोविड के भी आपको याद होगा कि अब तो शायद लोगों को भूलना ना शुरू हो जाए, 2 टीके तो उन्होंने इनिशियली लगाए थे और फिर एक तीसरा भी लगाया था। बहुत सारे लोगों ने 3 भी लगाए, मैंने भी 3 लगवाए हैं। तो जब 2 से 3 टीके लगते हैं तो फिर आपकी जो बॉडी है उसमें कुव्वत मुदाफियत बड़ी स्ट्रांग आ जाती है। इसीलिए बच्चों को 5 साल तक पिलाते रहते हैं, ताकि अगर किसी की में एंटीबॉडीज का, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेवल बताऊं कि अगर पहले टीके के साथ उसका 70% पे गया, दूसरे के साथ 85 पे जाएगा, तीसरे के साथ उसका 97 पे जाएगा या 99 पे जाएगा, फिर बहुत रेयर चांस है कि उस बंदे को या उस बच्चे को बीमारी लगे। तो इसी तरह बीमारियां जो दुनिया से खत्म हुई, देखें 1985 में जब वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि पोलियो एरेडिकेट हो सकती है, क्योंकि ये एरेडिकेट होने वाली बीमारी है, तो उस वक्त मतलब दुनिया के कोई 125-150 कंट्री से जहाँ पे पोलियो पाया जाता था, और उससे कुछ अरसा पहले तक सैकड़ों की तादाद में डेथ्स होती थी और लाखों की तादाद में पोलियो केस रिपोर्ट होते थे हर साल। एज सुन एज जब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको इस तरीके से मुहिम चलाएंगे और खत्म करेंगे, तो 5-6 सालों के अंदर अंदर जितने डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने इसको खत्म कर लिया। बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी मौजूद है। एक और भी बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, वो ये कि जाली जो फिंगर मार्किंग है वो भी एक बड़ी रुकावट है इस पोलियो को खत्म करने के लिए। इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है इंसदादे पोलियो प्रोग्राम की जानिब से? देखें, इसमें तो दोनों चीजें हैं। ये आपके मतलब हमारे मजहब में, इस्लाम में भी है, और वैसे भी सारी दुनिया कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी पे चलती है कि इनाम भी दें और सख्ती भी करें। जो लगवाता है तो वेल एंड गुड, जो नहीं लगवाता उस पर सख्ती इन द फॉर्म के, जैसे हमने कई दफा सजेशन दिए कि बच्चों के स्कूलों के में एडमिशन के लिए दाखिल सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेवलिंग के लिए चाहिए, टिकट के लिए चाहिए, उम्रे के लिए चाहिए, हज के लिए चाहिए। वो हमें करना चाहिए कि जी जब तक किसी के पास पोलियो सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देगी। इवन मोबाइल सिम्स का भी अगर टैक्स वाले कर सकते हैं, एफबीआर कर सकती है कि जी जिसके पास जो नहीं है, फाइलर नहीं है, उसको सिम नहीं देंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एनफोर्स कीजिए। वन क्विक आंसर, अगर किसी इलाके में जैसे अभी कोहाट में केस रिपोर्ट हुआ है, किसी इलाके में अगर कोई केस रिपोर्ट होता है, सबसे पहले वहां पे लोगों को डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब केस रिपोर्ट होता है तो वो वैसे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो फौरी तौर पे एरिया के जो अराउंड जितने बच्चे होते हैं, एक तो उनमें जाके देखते हैं कि किसी और को इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं कि नहीं, उनकी सैंपलिंग होती है, उनके स्टूल की सैंपलिंग करते हैं। उसके बाद तो वो मॉपिंग होती है, जैसे एक कंपेन चलती है ना, इस तरह एक मॉप अप कंपेन होती है, उसमें फिर अराउंड जितने लोग होते हैं, जितने बच्चे वल्नरेबल एज में होते हैं, उनको वो एक्स्ट्रा डोज देते हैं। एक्स्ट्रा डोज देने का ये मकसद ये होता है कि अगर वो पोलियो वायरस से सीवरेज वाटर से या पीने के पानी से किसी जगह से ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसफर
हो रहा है, तो आप उस एरिया के बच्चों को फौरी तौर पे एक एक्स्ट्रा डोज दे दें ताकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो और वो वायरस अपनी जगह खत्म हो जाए। इस वायरस का जो ह्यूमन बींग के लिए एक अच्छा पॉइंट है ना, वो ये है कि इसका अगर हम साइकिल ब्रेक करते हैं ना किसी एरिया से, किसी इलाके से, तो ये वायरस दोबारा हो जाएगा। ये नहीं ये सालों के हिसाब से परसिस्ट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। डॉक्टर राना हमारे साथ मौजूद थे। और पोलियो के कतरे जो हैं, पोलियो वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ रोका ही जा सकता है, प्रिवेंट ही किया जा सकता है। और वो कैसे कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं, क्योंकि ये सेफ हैं। इससे आपके बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं। हम तो बता के थक गए हैं। इसके बावजूद अगर आप अपने बच्चे को चलता नहीं देखना चाहते तो फिर आपका फैसला है, लेकिन प्लीज़ इसको समझिए और अपने बच्चे के मुस्तकबिल का ख्याल रखिए, उसको पोलियो से बचाइए और पोलियो से बचाव के कतरे पिलाइए। बात करते रहेंगे, हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन्फॉर्मेटिव एज वेल। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी, सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अगला टॉपिक जो है हमारा, ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए और हम करते भी रहते हैं। एक मरतबा फिर से हम इसके ऊपर बात करने लगे हैं और वो ये है कि 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को, आपको याद होगा, बहुत नुकसान पहुंचाया था। और मुस्तकबिल में ये कहा जा रहा है कि मौसम की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने जापान के साथ मुआहिदे को हतमी शक्ल दी है, जिसके मुताबिक 2.5 साल जो है उसके अरसे में 45 टेलीमेट्री जो स्टेशंस हैं और 5 खुदकार मौसमी स्टेशंस की खरीदारी और तनसीब की जाएगी। बड़ा ही अच्छा स्टेप करने अच्छा मंसूबा है, अगर हो जाए इस पर 5 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी और एक डाटा सेंटर भी बनाया जाएगा इससे मुंसलिक, जो कि हमें ओबियसली सही मालूमात देगा। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद यही होगा कि जो महकमा मौसमियात है उसकी कोऑर्डिनेशन हो, उसका डाटा हमारे पास आए और मुख्तलिफ जो वार्निंग सिस्टम है हमारा वो भी ज़्यादा मजबूत हो। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ महर साहबजादा खान, डीजी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौजूद हैं। एक तो हम इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं और ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा, राइट नाउ पाकिस्तान में क्या क्या मौजूद है, हाँ, इस सारी मामले में। सर थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैर खैरियत। अच्छा इक़दाम है ये इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट तो किसी चीज़ में भी आई, बड़ा अच्छा है। हमने तो ज़रा मोटी मोटी बात बताई, ज़रा डिटेल में हमें बताइए क्या है ये सिस्टम, कब लगेगा, कैसे वर्क करेगा? देखें, ये जो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये फेडरल फ्लड कमीशंस का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हमारे फ्लड फोरकास्टिंग की जो है कैपेबिलिटी उसको इन्हांस करना है कि जी लोगों तक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो जल्दी पहुंच जाया करे। और उसके बाद और इसी में जो पोर्शन एक शामिल है जो आपने बताया ना कि टेलीमेट्रिक सिस्टम जो है, जो कि पानी के बहाव के बारे में बताएगा, जो हमारे कैचमेंट एरियाज़ हैं दरियाओं के, वहाँ पे लगेगा। तो इसमें हमारे पास जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें रडार भी हैं, लेकिन वो दूसरे प्रोजेक्ट में है। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है हमारा और जैका का भी है, जिसमें जैका ने 2 रडार जो हैं वो हमारे मुकम्मल कर लिए हैं। एक ये इस्लामाबाद H8 में आप देखते होंगे वो रडार है और एक कराची में। 2 रडार जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, मुल्तान में लग रहा है और एक सखर में लगेगा। ये भी आने वाले 3-4 साल में इंशाल्लाह उनकी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। तो इससे ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये रडार जो अभी जापान ने लगाए हैं, ये यानी आप कह सकते हैं कि जी एक हम कहते होते हैं कि डुअल पोलराइज्ड रेडार या सिंगल पोलराइज्ड। सिंगल में हमें सिर्फ क्लाउड्स नज़र आते हैं, लेकिन जो डुअल पोलराइज्ड है उसमें हम प्रेसिपिटेशंस की क्वांटिटी जो बादलों में मौजूद होती है उसका हमें पता चल जाता है। और वो जब अगर किसी एरिया में मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि जी कैचमेंट एरियाज़ यानी कश्मीर या इसके आसपास जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पे ये इन बादलों से कितनी बारिश होगी और फिर वो कितना रन ऑफ जनरेट करेगा और वो दरियाओं में कितना पानी, वो क्लाउड बस्ट का भी पता चल जाएगा कि जी इसमें बादलों में क्लाउड बस्ट होने वाला है। तो बाकी क्वांटिटी जब मिल जाएगी ना तो हम फिर कह सकते हैं कि जी ये यानी वो जो भी सिस्टम है बारिश की अमाउंट बता देगा और उससे हम रन ऑफ निकाल लेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि ये हम सिस्टम तो लगा रहे हैं, ठीक है, अर्ली वार्निंग्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगी, प्रेडिक्शंस भी बड़ी बेहतर तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जापान से ले तो लिया, लेकिन वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलाब तो कम नहीं होंगे, सिर्फ प्रिडिक्ट ही किया जा सकता है कि इतनी बारिश होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना पीछे भी नहीं है। यानी आप कह लें कि ये जो है ना इस खित्ते में हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है।
यानी हम जो भी फोरकास्ट देते हैं 2022 के सैलाब की भी हमने पहले फोरकास्ट बता दी थी कि ये अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। लेकिन ये सामान वगैरह चोरी भी तो हो जाता है, नाला लई से भी नहीं, चोरी हो गया। वो पता क्या है, वो ठीक है, मतलब वो बाकी हम चीज़ों में तेज है, कोई चौकीदार भी अच्छा रख लें सामान हमारा चोरी ना हो। ये असल में ये काम जो था ना, ये आपके दूसरे पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उनके पास था। अच्छा, हमारे पास तो उसकी रीडिंग आ रही होती थी हम इस्लामाबाद में, तो हम उसको आगे फोरकास्ट करते होते थे, उसकी लुक आफ्टर जो है। लेकिन हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर तो थी, लेकिन इंटरेस्टिंग। लेकिन उसको रिकवर हमने कर लिया। हमारे इंजीनियर्स जो थे उन्होंने ऐसा सिस्टम, चूँकि स्पेयर पार्ट्स भी हमने लिए हुए थे साथ, तो उसको हमने रिकवर कर लिया। और मुतासिर तो नहीं हुआ? अर्ली वार्निंग? अर्ली वार्निंग नहीं, वो चूंकि उन दिनों में बारिशें नहीं हो रही थी, तो वो हमारे इंजीनियर्स ने 2-3 दिन में ही सारा कुछ करके ना, तो उसको वो तो वैसे उसके बाद हमने ऐसा कोई मरबूत निज़ाम बनाया है, क्योंकि ओबियसली हम गरीब मुल्क हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी कोई ऐसा वाक़या। हमारे पास मुश्किल से टेक्नोलॉजी या सामान आता है, पैसे भी कम है हमारे मुल्क के पास, तो ऐसा कोई मरबूत सिस्टम है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत भी करें और उससे जो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इतना काम भी हम उनसे ले सकें। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देखें, ये तो एक बड़ा ऐसे वाक़या हो गया, वरना कि कई जगहों पे देखें किसी जगह से हमारे पास। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारा डिपार्टमेंट जो है ना, अगर देखा जाए तो सबसे पुराना डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में। इसकी लाइफ तकरीबन 150 साल से ज़्यादा है। अच्छा, यानी बरे सगीर में जब ये ऑब्जर्वेटरीज बनी थी मेट की, तो ये हमारे यहाँ भी उस वक़्त ये वेदर सिस्टम जो लगा था, क्योंकि उस वक़्त ये 3-4 मुल्क होते थे। तो हम मैं सब कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये दुनिया भर के जदीद जो निज़ाम मौजूद हैं उनसे इंटीग्रेटेड है, हम कहीं ना कहीं उसके आसपास हैं। देखें बिल्कुल है ये। अब दुनिया तो खैर आप देखें जी, अमेरिका या उनका मुकाबला तो नहीं, लेकिन हम अपने लिहाज से आप कभी देख लें हमारी फोरकास्ट उठा के, इस साल जो है मानसून की बारिशों की जो फोरकास्ट थी हमारी, वो 40% थी हमारी के अबव नॉर्मल। अब एक चीज़ के बारे में एक सिस्टम शुरू होना है, उससे 1 या 2 महीने पहले अगर हम आप बता देते हैं ना कि जी ज़्यादा बारिशों की तरफ जाएंगे, ग्लोबल मॉडल्स हमने स्टडी किए, दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं उनको पढ़ा, ये सारी चीज़ें करके ना, तो अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर ज़्यादा का लफ्ज़ भी हमने इस्तेमाल किया है ना, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन फिर हमने उसको बताया कि जी कितनी बारिशें ज़्यादा होंगी, जी 40% अबव नॉर्मल तकरीबन, तो लेकिन हुई कितनी है, 50% ज़्यादा हुई है। तो 10 की वेरिएशन मेरा ख्याल है, अगर देखा जाए बड़ी कोई वेरिएशन नहीं है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी कर लेते हैं, इसके आने से, इंटीग्रेट होने से कितनी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम? काफ़ी ज़्यादा। देखें एक चीज़ जो है आपकी एक रियल टाइम डाटा आपको मिल जाता है। एक तो चीज़ होती है कि जी आप सैटेलाइट पे गुजारा कर रहे हैं या रडार पे, लेकिन एक चीज़ रडार के बाद भी अगर उसने बारिश बताई और उसके बाद एक्चुअल अमाउंट अगर हमें मिल गई है वहाँ पे, टेलीमेट्रिक सिस्टम ने बता दी है, तो वो और ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है कि हम फिर रियल टाइम। पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, यहाँ पे ज़राअत का बहुत अहम रोल है और उसका ताल्लुक ओबियसली मौसमी सूरत हाल से है। दुनिया भर के अंदर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्चेस भी कंडक्ट करते हैं किसानों की हेल्प के लिए। हम इसमें आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है अब तक, कुछ हमें कलीदी तौर पर बता पाएँ, और ये सिस्टम्स क्या हमारे एग्रो बेस्ड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हेल्प करेंगे? देखें जी, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बाकायदा जो है NAMC नेशनल एग्रोमेट सेंटर है, ठीक है। इस्लामाबाद में उसका एक डायरेक्टरेट है, वहाँ पे डायरेक्टर उसकी हेड है, और उसके मुख्तलिफ स्टेशंस बनाए हुए हमने। यानी वहाँ पे एक तो जनरल हम रीडिंग लेते हैं ना कि जी मौसम की टेम्परेचर थर्म या ये चीज़ें, तो उसके साथ हम एवापोरेशन भी देखते हैं। ये चीज़ें सारी जो ह्यूमिडिटी वहाँ पे वो सॉइल थर्मामीटर है, हमें ज़मीन के अंदर की सूरत हाल भी बताता है कि टेम्परेचर क्या है। ये चीज़ें जो है ना वो एग्रोमेट सेंटर्स के लिए ज़रूरी है, और हमारे काफ़ी ज़्यादा एग्रोमेट सेंटर्स हैं इस वक्त। वहाँ का डाटा लेके अब ये जितना हमारा फ़र्ज़ करें जी, जहाँ पे हमारा ये पंजाब में एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे हमने सेंटर बनाए हैं, सिंध में है, क्वेटा में एक सेंटर है, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे भी ये अब हम एग्रो बेस्ड कंट्री होने के नाते देखें जी हमारी 25% मईशत का तल्लक
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी ज़राअत तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए हम किसानों को फोर्टनाइटली एक मैगजीन भी जारी करते हैं जो उनको नेट पर भी अवेलेबल होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया सर। मेहर साहबजादा खान साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जनाब। तो पाकिस्तान का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी इनोवेशन भी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम फोरकास्ट तो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसके मुताबिक क्या हम तैयारियां भी कर लेते हैं? हुकूमत संभाल लेती है उस फोरकास्ट को? जैसे मेहर साहब ने बताया है, हौसला अफजा है ये मालूमात, अल्लाह करे वक्त के साथ हम इम्प्रूव करें। बड़ा मुल्क है, दुनिया के 4-5 बड़े ममालिक में हमारा शुमार होता है, तो चैलेंजेस भी हमारे बड़े हैं, फिर माशी तौर पर हम थोड़े कमज़ोर भी हैं, आपको पता है। लेकिन अच्छा है कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आए और ये महकमे बेहतर तौर पे मजीद एफिशिएंट वे में काम करें। अब तक वैसे कोई इनकी बात ठीक है कि महकमा मौसमियात की काफ़ी हद तक जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही साबित ठीक होती हैं। और इसलिए आपकी वैसे अगली खबर के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? ये महकमा मौसमियात को की तो नहीं है, लेकिन ये महकमा खेल की कह सकते हैं। वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पिंडी के अंदर जारी है। इससे पहले अब भी जब मैं खबर आप बात करी तो मैं स्कोर देख रहा था, एक तो ये कि 3 विकेटें गिर गई हैं, ताज़ा तरीन स्कोर आपको बताएं 80 रन के ऊपर पाकिस्तान ने 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे ना कि अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग करेगा तो उस पाकिस्तानी बॉलर जो उनको लग पता जाना है, लेकिन लग रहा है कि जो बैटर्स हैं उनको लग पता गया। पहला सेशन बहुत अच्छा रहा है, 3 विकेटें 21 ओवर का खेल हुआ है और 3 विकेट्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने ले लिए हैं। लेकिन इस वक्त जो विनिंग रेशो है ना, मैं देख रहा था पिछले 5 मैचों में से 4 इंग्लैंड ने जीते, एक पाक जीता है, तो थोड़ा सा एक प्रेशर भी है। लेकिन पिंडी का प्रेशर शायद टीम ले नहीं रही है और अब तक ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो हमारा चल रहा है, टीम में तब्दीली क्या की गई है इस बारे में भी आपको बताते हैं। नोमान अली हैं, जाहिद हैं, साजिद मौजूद हैं, सच कोई चेंज नहीं है और ये खेल रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो हेड कोच है जैसन गैलेस्पी, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर पेसर, उनका ये कहना है कि जो पिंडी पिच है ये बहुत ड्राई है, इस पर कोई घास नहीं है, इसलिए दिलचस्प होगा यहाँ पे। और वो पिच शायद इस वक्त अपना कलर वो रंग दिखा भी रही है। रावलपिंडी टेस्ट के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि तैयारी बहुत अच्छी है और हमारे साथ जो है एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। 3 विकेटें फाइनली गिर चुकी हैं। एक से ये मैच जो है, भट्टी साहब मौजूद हैं या नहीं है? माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तीसरी विकेट भी गिर गई है जी। वालेकुम अस्सलाम आयशा, इमरान, आपको भी सुबह खैर। देखें, आगाज तो अच्छा हुआ है और जिस तरह पिछले 3-4 दिन से बातें हो रही थी तो पिच ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गेंद घूम भी रही है, स्पिन भी हो रही है, तो मेरा ख्याल में ट्रिकी पिच है। लेकिन इंग्लैंड को स्लाइटली अगर एडवांटेज दें तो उनका टॉस जो है वो बहुत वाइटल है, क्योंकि हमने इस पिच पर चौथी इनिंग्स खेली है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जहां ये मैच हो रहा है शहर इक़्तिदार है और कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले या तो इस्लामाबाद में होते हैं। आप पिंडी को शहर इक़्तिदार कह रहे हैं? पिंडी को कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो इस्लामाबाद में होते हैं या पिंडी में होते हैं। नहीं, you're safe to say। खतरनाक पिच की बात कर लेते हैं, आप खतरनाक बातें ना करें इमरान। जी बेटी साहब, मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरह सेकंड टेस्ट मैच जीता तो एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है कि हम तकरीबन 4.5 साल से 11 होम टेस्ट मैचेस, 7 टेस्ट मैच हारे थे, 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को जीत नहीं मिल रही थी। अब लोग कह रहे हैं कि जी स्पिन ट्रैक बना दिया। आप हमारे पड़ोस में देख लें, भारत वाले वो भी स्पिन ट्रैक बनाते हैं, श्रीलंका अपने स्पिनर्स पर जीतता है, बांग्लादेश अपने स्पिनर्स पर जीता है। इवन हम जब इंग्लैंड में जाते हैं वो हमें हमारे लिए आइडियल कंडीशंस तो नहीं देते, वो अपनी जो उनका होम एडवांटेज है वो हासिल करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है। फिर कल से फिर चूंकि वीकेंड शुरू हो जाना है तो मेरे ख्याल में इस जीत की वजह से मुझे लग रहा है कि तमाशाई भी अब ग्राउंड का रुख करेंगे। लोगों की जो नाराजगियां थी पाकिस्तानी क्रिकेटर से और पाकिस्तानी टीम से वो कम हो रही हैं, वो फौरन ही खत्म हो जाती है। भट्टी साहब, हम इतनी लविंग नेशन है, हम बस एक जीत की या एक अच्छी परफॉर्मेंस के मोहताज है और हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश करके गया है पाकिस्तान में। चलें देखें, अब वो माजी का हिस्सा है। लेकिन जो मैं कहने वाला था बात आपसे कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स थे लेकिन हमने सिलेक्शन अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से हमें पिछले 11 मैचेस के जो नतीजा था। अब देखें ना, कामरान गुलाम तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे,
लेकिन जब उनको मौका मिला उन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की। नुमान अली तकरीबन 1 साल से टीम का हिस्सा नहीं थे, वो वापस आए और उन्होंने 11 विकेट ली। इसी तरह साजिद खान, उनको भी 7-8 महीने बाद। अच्छा, लेकिन साहिब साहब हम बाहर से कोचेस जैसन गिलेस्पी हम बाहर से ले आए इतने भारी मुआवजों के ऊपर, इससे पहले गैरी कर्स्टन भी, लेकिन ये जो मशवरा है ये तो मैंने आकिब जावेद को एक इंटरव्यू में, उनका एक वायरल इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें देते नजर आए कि आप ड्राई करें पिच, उस पर ब्रश मारें, उसको और ड्राई करें और उसके बाद आप देखें, और वो इतने वसूख के साथ उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये कंफर्म हारेंगे, ये हारेंगे। अब हम नॉट श्योर कि वो इंग्लैंड के बारे में ही था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एडिट्स भी बहुत हो जाते हैं, बट मैंने उनको कहते हुए सुना, तो इसका मतलब है फिर हम कोचेस भी सही नहीं लेके आ रहे थे, कोचेस की सिलेक्शन भी शायद सही नहीं है, लोकली हमारे पास अच्छे कोचेस मौजूद हैं। देखें इमरान, हम लोग फॉरेनर से बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास भी ज़हीन लोग हैं, आकिब जावेद हुए, मिसबाउल हक हुए, या पास में और जो हमारे कोचेज रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम अपने लोगों को इतना वेटेज देते नहीं है। मेरे ख्याल में चलें, अगर एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई इस सेकंड टेस्ट मैच की सिलेक्शन में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि इस बार उन्होंने कप्तान और हेड कोच से 11 की सिलेक्शन के इख्तियारात वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि जी शान मसूद और जैसन गिलेस्पी को कि आप हमें मशवरा दें, हम आपके मशवरे पर अगर समझते हैं तो अमल करेंगे, लेकिन जो 11 खिलाड़ी हैं वो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम कोई बाबर आजम के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाबर आजम चूंकि पिछले 4 साल से पाकिस्तान के कप्तान थे, उनकी मर्जी से पिचेस बनती रही, उनकी मर्जी से टीमें सिलेक्ट होती रही, तो ये फिर क्रेडिट करंट मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि वो जो एक नया मंत्रा लेकर आए उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ और हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आप क्योंकि सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो स्क्वाड जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन वही रखा गया है जो हमने सेकंड टेस्ट मैच में देखा था। वहां की पिच और यहाँ की पिच के अंदर आप कुछ फर्क देख रहे हैं और कंडीशंस कुछ डिफरेंट देख रहे हैं? यही विनिंग कॉम्बिनेशन जो है ये बरकरार रखना बेहतर है, 3 स्पिनर्स के साथ ही खेलना चाहिए था, या एक सीमर भी ऐड किया जा सकता था? और देखें आयशा, जो पिचेस की जो थ्योरी है ना, वो ये है कि जब ड्राई पिचेस को इसलिए रखा जाता है कि जिस तरह आपको एक मैं बहुत ही आसान मिसाल दूं कि बारिश के बाद जब कीचड़, कच्ची जमीन पर कीचड़ हो जाता है ना, या लॉन में आप देखें कि कीचड़ बन जाता है, जब उसमें धूप पड़ती है तो वो मिट्टी एकदम से खुलना शुरू हो जाती है। ये पिचेस का भी यही है, क्योंकि मुल्तान में गर्मी ज्यादा थी, इस्लामाबाद में शाम के बाद और अर्ली मॉर्निंग मौसम ठंडा है, तो यहाँ पर उतनी आइडियल कंडीशन नहीं है कि स्पिनर्स के लिए पिच बने। ये जो हीटर्स और पंखों वाली तस्वीरें और कहानियां हमने सुनी, उसकी बेसिक रीजन ये थी कि हम ड्राई पिच बनाना चाह रहे थे, और ये पिच इस वक्त नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जिस टीम ने मैच जीता उसको बरकरार रखना एक अच्छी चीज है, लेकिन पिछले मैच में हमने जाहिद महमूद को सिर्फ 6 ओवर्स दिए, या तो कप्तान तक कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बावजूद अभी जाहिद महमूद के लिए इस मैच में काफी चांसेस हैं, तो बेहतर प्लानिंग के साथ आकिब जावेद आए। आकिब जावेद जी ठीक है, वुड दिस पिच सस्टेन द ड्राइनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं? आशा ने शुरू में इसको बारबेक्यू विकेट भी कहा, क्या ये सस्टेन करेगी? क्योंकि मौसम का फर्क है, बहरहाल मुल्तान में गर्म मौसम है अभी कंपैरेटिवली साउथ पंजाब में, और यहाँ पे काफी खुनकी भी होती है और दिन में भी मौसम अच्छा ही रहता है, तो क्या ये भी इम्पैक्ट कर सकता है विकेट को? मेरे ख्याल में पिच में जितना वेयर एंड टेयर आ जाएगा या आ चुका है, अब उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली का चांस नहीं है, इवन पिच डिटेरिएट होने का चांस ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इतना इसको हीट दे दी है और इतना इसको ड्राई रखा है कि अब ये पिच मजीद खराब होगी, चूंकि बॉलर्स फुट मार्क भी होते हैं, उस पर बैट्समैन भी भाग रहे होते हैं, तो अगले 2 दिन बाद मेरे ख्याल में ये पिच ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए हम जितने कम स्कोर पर इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट रख ले तो हमारे बैट्समैनों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि चौथी इनिंग्स में पिच ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, सही है। और यहाँ की कंडीशंस में भट्टी साहब, रावलपिंडी की कंडीशंस में आपको कौन सी टीम जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखें, रावलपिंडी ऑन ए लाइटर नोट के आपको पता है कि रावलपिंडी की कंडीशन तो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रही है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो क्रिकेट में मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है, और ये पिच को इसलिए इन्होंने हीटर वगैरह से ड्राई रखने की कोशिश की है कि इस पिच पर अगर पास रिकॉर्ड देखें तो स्पिनर्स के मुकाबले में पेस बॉलर्स का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो अभी बांग्लादेश की चंद हफ्ते पहले सीरीज खत्म हुई है उसमें उनके स्पिनर थे मेहदी हसन मिराज, उन्होंने 10 आउट किए थे 2 टेस्ट मैचेस में। तो इसका मतलब है कि अगर पिच को थोड़ा सा गर्म मौसम मिले तो ये पिच स्पिनर्स को मदद दे सकती है और वो रिजल्ट्स हम कुछ हद तक ले पा रहे हैं। ठीक कि हम ये सीरीज जीते। जी हाँ बड़ी साहब, इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, आपको जरूर हम वर्चुअल मिठाई खिलाएंगे अगर हम जीत गए, क्योंकि आप दूर हैं। स्टूडियो में आएंगे तो हम आपको फिजिकली भी खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस मौजू पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पिंडी में जारी है 89 for 3 और इस वक्त 90 हो गए हैं। 23.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान ने पहले सेशन में 3 विकेट्स ले ली हैं। इट्स अ गुड अचीवमेंट, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमारा टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह का है कि दूसरी जंगे अजीम के इख्तिताम के बाद मज़ीद इंसानी जानों को रोकने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर पीस लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस का क़याम जो है वो अमल में आया था। इससे पहले भी एक तंजीम थी जिसे लीग ऑफ नेशंस का नाम दिया जाता था, लेकिन ये तंजीम जो है वो बहुत बुरी तरह ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि अपना वजूद भी बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन आज जो है ख़ास दिन है यूनाइटेड नेशंस के लिए। वो क्यों है? 1945 में 25 अप्रैल से फिर 26 जून तक जो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे 50 ममालिक पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें यूनाइटेड नेशंस के क़याम के साथ साथ जो इसका मैनिफेस्टो है, मंशूर है, इस पर गौर व फिक्र किया गया। वो क्या होना चाहिए कि दुनिया भर को दोबारा किसी भी इंसानी अलमिया से बचाया जा सके, ऐसे अलमिया का सामना ना करना पड़े। और फिर 24 अक्टूबर 1945 को जो 50 ममालिक हैं उस वक्त उन्होंने मुश्तरका तौर पर दस्तखत किए एक चार्टर के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा को एक मसीहा की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसका नाम उस वक्त अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट उन्होंने तजवीज़ किया था। और आज इन मेंबर ममालिक की तादाद 193 तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट तकरीबन सभी ममालिक एक्सेप्ट। हाँ, और इस साल भी 24 अक्टूबर को इसकी बर्थडे, इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है और आलमी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जाता है। इस खुसूसी दिन के हवाले से एक तो ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के बनाने का मकसद था, ये तंजीम किस हद तक उसमें कामयाब रही है, इसकी फिर फर्दर आगे तंजीमें जो काम करती हैं और फिर मजीद इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है, दुनिया को इसका क्या फ़ायदा हुआ, इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर हमने बात करनी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में यूएन के रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद याहिया, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाउ इज इट गोइंग सो फार इन पाकिस्तान? Fantastic. Thank you for having me. First time on this channel, so I'm excited to be here and share the work the United Nations does here in Pakistan. We have 24 agencies, about 4,000 staff, supporting both humanitarian but mainly development work across all the provinces of Pakistan. All right. What is it about this UN? Just tell us about it and the fundamental goal of forming UN, and do you think United Nations have been able to achieve their goals? Yeah, so the UN was set up 79 years ago with the charter, and 2 years later Pakistan joined, so Pakistan has been a member of the UN for 77 years. We have different mandates. One is the peace and security work of the United Nations, ensuring that the world does not go through what it went through after the global wars, especially the Second World War. And there's also a pillar that deals with economic and social rights. There's work around human rights, which Pakistan also played an incredible role in making sure we get the declaration of Universal Declaration for Human Rights. And Pakistan has played incredible role across the history of the UN. Myself, I joined the UN because of the writing and the work of Mahbub ul-Haq, who developed the human development concept and the human development index. So for me to celebrate UN Day, my first year in Pakistan is the right place to do, because I can go through many Pakistanis. So if I ask you, what are the key areas you people are working on? Because Pakistan
is a society where there are like multiple challenges. Right now we're facing a huge economic crisis, and most of the times, I mean, there are certain climatic problems that we face, and at the same time we run lots of, like, we don't have enough resources to cope up with. So what are the key areas United Nations is working on, particularly in Pakistan? First, United Nations is in Pakistan because to support the ambition of the Pakistani people and Pakistani government. So we're invited by the Pakistani government to come and help assist. Main areas on the Sustainable Development Goals, I can give you in health. When you see all these polio campaigns across the country to eradicate polio from Pakistan, UN is behind supporting the government, both at the provincial, district, and here in the center. Education, the Prime Minister has declared an education emergency, wanting to deal with the 26 million Pakistani children out of school. The UN is also supporting that ambition and plans. The floods, the 22 floods, 2002 floods, the UN played an incredible role in the humanitarian response, helping Pakistan source $800 million to help communities to deal with the issues of floods and to help the countries to recover. So a lot of work the UN does. So how you see Pakistan's role towards United Nations? We have been the biggest peace contributor. Absolutely. I mean, Pakistan Army used to serve in all the like conflict areas on behalf of United Nations. So is like other sectors. What are key contributions that you see? If we talk about Afghan immigrants, Pakistan has been serving them. So we have certain areas like where we can count how United Nations sees Pakistan's role at this particular day. Pakistans and Pakistanis who are watching should be incredibly proud of your contribution to global peace. I have served in a West African country called Liberia, was personally protected by Pakistani soldiers. Wow. I lived inside a Pakistani battalion that was protecting civilians against armed attacks. Okay. Pakistan has deployed more than 236,000 peacekeepers in the world in 48 countries. Pakistani has paid the ultimate sacrifice. Many Pakistanis have died, more than 181 outside Pakistan in enhancing global peace and security. So Pakistan has a lot of things, and Pakistani army has a lot of things to be proud of in the contribution you've made to the world. So there's that on the peace and security side, but there's other things that Pakistanis should be proud of. Your involvement in the creation of UNICEF, your involvement, the first person to lead the UNFPA was a Pakistani woman, the first woman to lead a major UN agency. The person who created IFAD, the agriculture, UN agriculture financing, Pakistani. So Pakistan is the UN and the UN is Pakistan, we say, because you have been incredible in helping global norms and it feels great to listen to this acknowledgement. Thank you very much. Thank you. Yeah, we live in a world, and you know, again, I'm going to talk about the fundamental goal of forming UN to keep the peace in the world, especially after World War II. Do you think UN has achieved its goal? Because there are conflicts, there are wars, and then there are UN resolutions, and the countries are not accepting or taking the advice from the UN. So how do you see that? Do you think the UN has succeeded in that? If you look at today's world, the conflict in Gaza, like Israel and Palestine matter, like Pakistan, India, Kashmir matter, Kashmir issue, there are lots of resolutions from UN, and India is not implementing on those resolutions. What do you say about that? There's so many unfinished conflicts that exist. Gaza is one. The other issues you mentioned, the Ukraine conflict is ongoing. Sudan is another forgotten conflict that we don't talk about. Of course, those things are ongoing, but it's important to remember that the UN, within those conflicts, we are present. Yeah. We are protecting people's life. We're providing humanitarian assistance. But there are no, what can you say, accountability or consequences for those countries who are not accepting the resolutions or taking advice, like Israel. If Israel is not taking advice or accepting resolution of the UN, what do you have to say about that? So from the UN, our part, those who work inside the UN, our Secretary General has been extremely clear. Yeah. What is happening in Gaza is unacceptable. Too many lives have been lost. Civilian lives have been lost. The Secretary General has called for a ceasefire, immediate ceasefire. Yeah. He has pushed for access to
humanitarian assistance. So from the UN and our Secretary General, we have been very clear. But these issues are governed by the Security Council, which is member states. And you're right that we live in a situation whereby it's very difficult to find agreement. Right. Thank you very much for being with us. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके. I hope कि देखने वाले जितने भी हैं आप लोग, आपको भी अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही. दोबारा इंशाल्लाह once again कल मुलाकात करेंगे. At the same time, till then have a very good day, enjoy yourself और कल दोबारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.